छलना क्या थी माला की असलियत। माला की आर्थिक तंगी देखकर रमा को उस पर दया आ गई और उसकी मदद करने लगी, पर जब माला की असलियत सामने आई तो रमा क्यों ठगासा महसूस करने लगी। शलभ ने अपने नए मकान के बरामदे में आराम कुर्सी डाली और उस पर लेट गया। शरद ऋतु की सुहानी बयार ने थपकी दी तो उसकी आंख लग गई। तभी बगल वाले घर से स्त्री पुरुष के लड़ने की तेज आवाज आने लगी। जब काफी देर तक पड़ोस का महाभारत बंद नहीं हुआ तो उसने पत्नी को आवाज लगाई, रमा जरा देखो तो ये कैसा हंगामा है। पत्नी के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए शलभ सोचने लगा कि अपनी ससुराल के रिश्तेदारों से त्रस्त होकर शांति और सुकून के लिए वह यहाँ आया था। बड़ी दौड़ धूप करने के बाद दिल्ली से वह मेरठ में ट्रांसफर करवा सका था। उसे दिल्ली में पल भर भी एकांत नहीं मिलता था। रोज ही दफ्तर जाने के पहले वह शाम को दफ्तर से लौटने पर कोई न कोई रिश्तेदार उसके घर आ टपकता था। तनाव के कारण 33 वर्ष की आयु में ही उसके बाल खिचड़ी हो गए थे। अपनी उम्र से 10 वर्ष बड़ा लगता था वह। नौकरी की टेंशन, राजधानी के ट्रैफिक की टेंशन, रोज रोज की भागम भाग, ऊपर से पत्नी के नाते रिश्तेदारों का दखल। 10 मिनट बाद रमा आते ही चहक कर बोली, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, सुनोगी तो झूम उठोगे। बगल वाले घर में मेरी मुन्हा बोली बहन माला है, उसका 2 वर्ष पहले ही विवाह हुआ है। शलभ का चेहरा मुरझा गया। उसके मुंह से अस्पष्ट सी आवाज निकली, यहाँ भी। रमा आगे बोली, नहीं समझे भाई, माँ की सहेली अनुभा मौसी की लड़की है ये। इसके विवाह में मैं नहीं जा पाई थी, अपना दीपू पैदा हुआ था ना, मैं वहीं से अनुभा मौसी से फोन पर बात करके आ रही हूँ। कह दिया है मैंने कि माला की जिम्मेदारी मेरी, और सुनने की शक्ति नहीं थी शलभ में। पत्नी की बात काटकर उसने विषैले स्वर में पूछा, तो वही दोनों इतनी बेशर्मी से झगड़ रहे थे। आग्नेय नेत्रों से पति को घूरते हुए रमा बोली, दोनों पैसे की तंगी से परेशान हैं। भली चंगी नौकरी थी दोनों के पास, माला की कॉल सेंटर में और महेश की एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में। माला देर से घर लौटती थी, इसलिए महेश ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। माला की नौकरी छोड़ते ही महेश की कंपनी भी अचानक बंद हो गई। 2 माह से बेचारों को वेतन नहीं मिला है, मैंने फिलहाल 10,000 रुपए देने का वादा। चीख पड़ा शलभ बीच में ही, बिना मुझसे पूछे किसी भी एरिगेरे को। एरिगेरी नहीं, मेरी मौसी की बेटी है वह। रमा दहाड़ी, तो तुम्हारी मौसी क्यों नहीं? बोलते बोलते रुक गया शलभ। सामने गेट के अंदर प्रवेश कर रहा था एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक, सजा धजा जवान जोड़ा। दोनों एक दूसरे के लिए बने दिख रहे थे। शलभ ठगा सा उन्हें देखने लगा। तभी रमा ऊंचे सुर में चिल्लाई, आओ माला। महेश अपने शांत जीवन में अनाधिकार प्रवेश करके खलल उत्पन्न करने वाले इस खूबसूरत जोड़े को नापसंद नहीं कर सका शलभ। सौंदर्य निहारना उसकी कमजोरी थी। चाय पानी के बाद माला धीरे से बोली, दीदी आपने पैसे? हाँ हाँ कहते हुए रमा ने रखे 10,000 रुपए लाकर माला को दे दिए। रुपए मिलते ही दोनों हंसते हुए गेट से बाहर हो गए और स्कूटर पर फौरन फुर हो गए। शाम को दोनों देर से लौटे और आते ही सीधे रमा के पास आ गए। घर में प्रवेश करते ही माला सोफे पर पसर गई और बोली, खाना हम दोनों यहीं खाएंगे। बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ करने की, बहुत थक गई हूँ मैं। कहाँ थे तुम दोनों अभी तक? उत्सुकता से पूछा रमा ने। पूरा समय ब्यूटी पार्लर में निकल गया। चाक उठी माला। पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, हेयर कटिंग, सेटिंग व बॉडी मसाज। तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे। मरी सी आवाज निकली रमा के मुख से। कुछ ज्यादा नहीं, बस 1500 रुपए ही लगे हैं। लापरवाही से अपने खूबसूरत केशों को झटका देते हुए बोली माला, मेंटेन ना करो तो अच्छा खासा रूप भी बिगड़ जाता है। अपनी ओर तो तनिक देखो दीदी, क्या हुलिया बना रखा है आपने। आपके रूप की मिसाल तो माँ आज तक देती हैं। ऐसा लगता है कि आपने कभी पार्लर में झांका तक नहीं है। या तो पैसा बचाओ या रूप। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। शलभ की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने कटाक्ष किया, क्या महेश भी दिन भर मेंस पार्लर में था? नहीं नहीं बोली माला, उसे कहाँ फुर्सत थी। तमाम बिल जो जमा करने थे, घर का किराया, बिजली का बिल,
टेलीफोन का बिल, घबरा गई रमा। तब तो पूरे 10,000, हाँ पूरे खत्म हो गए। अभी दूध वाले का बिल बाकी है, साथ में रोज का जेब खर्च, बेहिचक माला बोली। शलभ क्रोध से मन ही मन बुदबुदाया, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं। अंदाज रईसों के पति का क्रोधित रूप देखकर रमा घबराकर बोली, माला तुम थकी हो दिन भर की, जाकर आराम करो, मैं आती हूँ। माला के जाते ही शलभ के अंदर दबा आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हारे रिश्तेदारों से बचकर मैं यहाँ आया था सुकून की जिंदगी की तलाश में, लेकिन आसमान से गिरा खजूर में अटका। पति से नजरें बचाकर रमा चुपके से 1,000 रुपए और दे आई माला को, और साथ में शीघ्र नौकरी ढूंढने की हिदायत भी। उसे पता चला कि माला और महेश ने आसपास के कई लोगों से उधार लिया हुआ था। पैसा हाथ में नहीं रहने पर आपस में झगड़ते थे, और पैसा हाथ में आते ही दोनों में तुरंत मेल हो जाता और हंसते खिलखिलाते हुए मौज मस्ती करने निकल पड़ते। स्कूटर में ऐसे सटकर बैठते मानो इनके समान कोई प्रेमी जोड़ा नहीं है। ऐसा लगता था कि उस समय झगड़ने वाले ये दोनों नहीं, कोई दूसरे थे। इन दोनों के आपसी झगड़े के कारण पड़ोसी भी दो खेमों में बंट गए थे। कुछ माला का दोष बताते थे तो कुछ महेश का। इन दोनों का प्रसंग छिड़ते ही दोनों खेमे बहस पर उतारू हो जाते। धीरे धीरे 6 माह गुजर गए। इस खूबसूरत जोड़े की असलियत जग जाहिर हो चुकी थी, इसलिए सबसे कर्ज मिलना बंद हो गया था। अब मकान मालिक भी इन्हें रोज आकर धमकाने लगा था। 6 माह से उसका किराया जो बाकी था। एक दिन क्रोधित होकर मकान मालिक ने माला के घर का सामान सड़क पर फेंक दिया और कोर्ट में घसीटने की धमकी देने लगा। पड़ोसियों के बीच बचाव से वह बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। रोज की अशांति और फसाद से शलभ त्रस्त हो गया। उसका मेरठ से और नौकरी से मन उचाट हो गया। न तो वह मेरठ में रहना चाहता था, न ही दिल्ली वापस जाना चाहता था। इन दो शहरों को छोड़कर उसकी कंपनी की किस अन्य शहर में कोई शाखा नहीं थी। आखिर नौकरी बदलने की इच्छा से शलभ ने मुंबई की एक फर्म में आवेदन पत्र भेज दिया। एक शाम शलभ दफ्तर से अपने घर लौटा तो अपने गेट के बाहर पुलिया पर अकेली माला को उदास बैठा पाया। रमा अपनी परिचित के यहाँ लेडीज संगीत में गई हुई थी। देर रात तक चलने वाले कार्यक्रम के कारण वह शीघ्र लौटने वाली नहीं थी। पूछने पर माला ने बताया कि 6 माह से किराया नहीं देने के कारण मकान मालिक ने उसकी व महेश की अनुपस्थिति में मकान पर अपना ताला लगा दिया है। महेश उसे यहाँ बैठाकर मकान मालिक को मनाने गया था। शलभ कुछ देर तो दुविधा की स्थिति में खड़ा रहा, फिर उसने माला को अपने घर के अंदर बैठने के लिए कहा। घर के अंदर आते ही माला शलभ के गले लगकर बिलखने लगी। हालांकि शलभ बुरी तरह चिढ़ा हुआ था माला महेश की हरकतों से, पर खूबसूरत माला को रोती देख उसका हृदय पसीज उठा। माला का गदराया यौवन और आंसू से भीगा अद्वितीय रूप शलभ को पिघलाने लगा। माला के बदन के मादक स्पर्श से शलभ के तन बदन में अद्भुत उत्तेजना की लहर दौड़ गई। माला के बदन की महक व उसके नर्म खूबसूरत केशों की खुशबू उसे रोमांचित करने लगी। शलभ के कान लाल हो गए, आंखों में गुलाबी चाहत उतर आई और हृदय धड़कने के समान धड़कने लगा। तीव्र उत्तेजना की झुरझुरी ने उसके बदन को कंपकंपा दिया। पल भर में वह माला के रूप लावण्य के वशीभूत हो चुका था। अपने को संयमित करके शलभ ने माला को अपने सीने से अलग किया और धीरे से सोफे पर अपने सामने बैठाकर सांत्वना दी, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। माला ने अश्रुपूरित आंखों से शलभ की आंखों में झांकते हुए पूछा, पैसा नहीं है हमारे पास, कैसे ठीक होगा? मैं कुछ करता हूँ। अस्फुट भर्राया सा स्वर निकला शलभ के गले से। आता हूँ मैं बस अभी, तब तक तुम यहीं बैठो, कहकर शलभ ने एटीएम कार्ड उठाया और गाड़ी से निकल पड़ा। लौटकर शलभ ने माला के हाथ में 6 माह के किराए के 9,000 जैसे ही थमाए उसने खुशी से किलकारी मारी। शलभ सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा तो वह अपने स्थान से उठी, खूबसूरत अदा से अपना पल्लू नीचे ढलका दिया और शलभ के एकदम करीब जाकर उसके कान में मादक स्वर में फुसफुसाई, थैंक यू जीजू, थैंक यू। माला के उभरे वक्षस्थल की संगमरमरी गोलाइयों पर नजर पड़ते ही शलभ का चेहरा तमतमा गया और उसके मुख से कोई आवाज नहीं निकली। वो मुग्ध हो उसे देखने लगा। घर में माला महेश के विरुद्ध शलभ के स्वर एकाएक बंद हो गए।
पति के रुख में अचानक बदलाव पाकर रमा को आश्चर्य तो हुआ, पर वास्तविकता से अनभिज्ञ उसने राहत की सांस ली। रोज रोज की तकरार से उसे मुक्ति जो मिल गई थी। नहीं चाहते हुए भी शलभ ने पत्नी से माला को 9,000 रुपए देने की बात गुप्त रखी। माला को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसे देखकर सदैव भरिकुटी तानने वाला शलभ उसके रूप के चुंबकीय आकर्षण में बंध कर मेमना बन गया था। वो उसे अपने मोहपाश में बांधे रखने के लिए उस पर और अधिक डोरे डालने लगी। जब भी रमा किसी काम से बाहर जाती, सहज सरल भाव से वह माला के ऊपर घर की देखरेख का जिम्मा सौंप देती। इसका भरपूर फायदा उठाती माला। उसके दोनों हाथों में लड्डू थे। रमा के सामने आंसू बहाकर माला पैसे मांग लेती और शलभ उस पर आसक्त होकर अब स्वयं ही धन लुटा रहा था। अपने सहज सरल स्वभाव वाले निष्कपट अनुरागी पति को अपने प्रतिदिन उदासीन व ऊष्मा रहित होते देखकर रमा का माथा ठनका, पर बहुत सोचने विचारने के बाद भी वह सत्य का पता नहीं लगा पाई। माला केवल पैसे ऐंठने के लिए शलभ पर डोरे डाल रही थी। उसकी तनिक भी रुचि नहीं थी शलभ में। पर एक दिन शलभ अपना संयम खो बैठा और माला के सामने प्रणय निवेदन करने लगा। पहले तो माला घबरा गई, फिर उसे विचित्र नजरों से घूरने लगी, फिर बोली, जीजू फौरन 10,000 रुपयों का इंतजाम करो, नहीं तो मैं आपका कच्चा चिट्ठा रमा दीदी के सामने खोलती हूँ, मरता क्या न करता। रुपए पाकर माला प्रसन्न हुई, फिर उसका लोभ बढ़ता गया। उसने रमा पर भी अपना भावनात्मक दबाव बढ़ा दिया। शीघ्र ही रमा के घर में आर्थिक तंगी शुरू हो गई। त्रस्त होकर रमा ने अनुभा मौसी को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए शीघ्र ही रुपए भेजने को कहा, तो उन्होंने तमक कर उत्तर दिया, छोटी बहन मानती हो न उसे, थोड़ी सी सहायता कर दी तो मुझसे पैसे मांगने लगी तुम। रमा ने फिर सारी बात माँ को बताई, तो माँ ने भी उसे जमकर खरी खोटी सुना दी। मुझसे पहले सलाह क्यों नहीं ली, पैसे लुटाने के बाद अब उसका रोना क्यों रो रही हो। अनुभा और उसके परिवार के काले कारनामों से त्रस्त होकर हमने सदा के लिए उन्हें त्याग दिया है। रमा के दिलो दिमाग से मायके के रिश्तेदारों का नशा काफूर हो चुका था। उधर शलभ का मन माला की ओर से उच्चट हो गया था, लेकिन वे न तो पत्नी को सत्य बताने की हिम्मत जुटा पाए थे, न ही माला की रोज बढ़ती मांगों को पूरा कर पा रहे थे। उनकी स्थिति चक्की के दो पाटों में फंसे अनाज जैसी थी, जिसकी यंत्रणा वे भोग रहे थे। उनकी नींद व चैन छिन गए थे। उनके द्वारा मुंबई की एक फर्म में भेजे गए आवेदन पत्र का अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया था। धीरे धीरे माला ने पुनः कॉल सेंटर में कार्य करना शुरू कर दिया। महेश ने एक सिविल ठेकेदार के जूनियर सुपरवाइजर के रूप में काम पकड़ लिया, पर आय कम थी, उनके खर्चे अधिक। धीरे धीरे दोनों की जीवन की गाड़ी पटरी पर आने लगी। तभी अचानक एक दिन माला कॉल सेंटर से अचानक गायब हो गई। काम पर गई तो अपने घर नहीं लौटी। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिली। पता चला कि वो उस दिन कॉल सेंटर पहुंची ही नहीं थी। बदहवास महेश इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर कुछ दिनों बाद वह भी कहीं चला गया। लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो अपने माता पिता के पास लौट गया होगा। पड़ोस के घर में सन्नाटा पसर गया। इस दंपति का क्या हश्र हुआ होगा, इसके बारे में लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। सबको अपना पैसा डूबने का दुख तो था ही, इस खूबसूरत युवा जोड़े का चले जाना भी कम दुखद नहीं था सबके लिए। तभी अनुभा मौसी ने शलभ और रमा पर इल्जाम मर दिया कि इन्हीं दोनों की मिलीभगत ने मेरी बेटी और दामाद को गायब कर दिया है। बड़ी मुश्किल से जान पहचान वालों के हस्तक्षेप से ये दोनों पुलिस के चंगुल में आने से बचे। अचानक एक दिन मुंबई की फर्म से इंटरव्यू के लिए शलभ को बुलावा आ गया। बच्चों की छुट्टियां थी, इंटरव्यू के साथ घूमना भी हो जाएगा। इस उद्देश्य से शलभ ने रमा और दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले लिया। पहले दिन इंटरव्यू संपन्न होने के बाद अगले दिन के लिए शलभ ने टूरिस्ट बस में चारों के लिए बुकिंग करवा ली। अगले दिन सुबह 10 बजे चारों मुंबई भ्रमण के लिए टूरिस्ट बस में सवार होकर निकल पड़े। भ्रमण में फिल्म की शूटिंग दिखलाना भी तय था। पास ही के एक गांव में ग्रामीण परिवेश में एक लोक नृत्य का फिल्मांकन हो रहा था। करीब 75 बालाएं रंग बिरंगे आकर्षक ग्रामीण परिधानों में सजी संगीत पर थिरक रही थीं। अचानक नन्हा दीपू चीख पड़ा, मम्मा वह देखो, सामने माला मौसी।
उसे पहचानने में रमा को देर नहीं लगी। वही चिरपरिचित खूबसूरत मासूम चेहरा। वो पति के कान में फुसफुसाई, मैं इसे अनुभा मौसी को लौटाकर अपने नाम पर लगा हुआ दाग अवश्य मिटाऊंगी। लताड़ लगाई शलभ ने, खबरदार, अब इस पचड़े से दूर रहो। बाज आया मैं तुम्हारे रिश्तेदारों से, लेकिन रमा नहीं मानी। पति की इच्छा के विरुद्ध उसने टूरिस्ट बस का बकाया भ्रमण कैंसिल करके टैक्सी किराए पर ले ली और शूटिंग के उपरांत उसका पीछा करते उसके घर जा पहुंची। शलभ और रमा को एकाएक सामने पाकर माला अनजान बन गई। दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया उसने। सब्र का बांध टूट गया रमा का। क्रोध से चीखी हुआ, तू यहाँ ऐश कर रही है और तेरी माँ ने हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया कि तुझे गायब करने में हमारा हाथ है। चल अभी मेरे साथ इसी वक्त, तुझे मैं मौसी के पास ले चलती हूँ। माला ने मौन व्रत धारण कर लिया। क्रोध से आपाक हो बैठी रमा उसके केश पकड़कर चिल्लाई, जो अपने पति की नहीं हुई हमारी कैसे होती? तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद तेरा महेश बदहवास हालत में लुटा लुटा सा तुझे खोजा करता था। पता नहीं कहाँ है वह बेचारा। माला ने अचानक चुप्पी तोड़ी और चीखने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनते ही वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी। घबरा कर रमा ने माला के केश छोड़ दिए। वहाँ रुकना उचित न समझकर शलभ ने रमा की बांह पकड़ी और उसे टैक्सी की ओर खींच कर ले चला। चलते चलते वह बोला, यहाँ तमाशा खड़ा न करके हमें चुपचाप मेरठ में इसके तमाम कर्जदारों को इसका अता पता बता देना चाहिए, वही आगे की कार्यवाही करेंगे। अता पता? इधर उधर देखते हुए दोहराया रमा ने। अरे ये कौन सी जगह है, हमें तो मालूम ही नहीं। रुको अभी आती हूँ। घर का नंबर, गली मोहल्ला सब पता करके रमा जैसे ही पलटकर माला के घर के पास पहुँची तो जड़ हो गई। माला ताली पीट कर हंसते हुए पूछ रही थी, कहूँ माँ कैसी थी मेरी एक्टिंग? छुट्टी कर दी न मैंने माला दीदी की, अब इधर आने की दोबारा जुर्रत नहीं करेगी। अनुभा मौसी ने शाबाशी दी बेटी को। मान गए भाई, तूने तो टॉप हीरोइंस को भी मात कर दिया। क्या एक्टिंग थी तेरी, अब तो तू हीरोइन बनेगी। सामने खड़े ही कर रहे थे महेश व माला के पिता। रमा को काटो तो खून नहीं। उसमें कुछ पूछने और सुनने की शक्ति नहीं थी। लौटकर आ बैठी कार में। पति को सारा वृतांत सुनाकर वो फफक कर रो पड़ी। सबकी मिली भगत थी। धोखा देकर पैसा ऐंठने की अपनी सफलता पर जश्न मना रहे थे वे सब। बड़ी ही मासूमियत से सरल हृदय लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके चला था माला महेश ने। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।